श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंजलि मिश्रा जी, बौद्ध प्रांत के प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर काजी इमरान लतीफ साहब, प्रदेश के प्रवक्ता और संघर्षों की साथी इरम रिजवी जी, जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष जलाल अहमद जी, बस्ती जनपद से चल के आए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सुभाष वर्मा जी, साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पशुपति प्रताप सिंह जी, अरुण कुशवाहा जी, ओम प्रकाश यादव जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रॉबिन मिश्रा जी, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवानी विश्वकर्मा जी, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष साथी कृष्ण गोपाल चौधरी जी, जिला सचिव इमरान खान जी, प्रांतीय सचिव महेश राव एवं देवेंद्र नाथ अंबेडकर जी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे जी, जिला सचिव रामकरण गौर जी, साथ ही सामने बैठे पत्रकार साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल चल रहा है। हमने किताबों में पढ़ा था किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लगा था। नेताओं को बोलने की मनाही थी, पत्रकारों को लिखने की मनाही थी, अध्यापकों को सच बोलने की मनाही थी, युवाओं को सड़कों पे निकलने की मनाही थी। ये सारी चीजें हमने किताबों में पढ़ी थी विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा के दौरान। लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि जिस आपातकाल को हमने किताबों में पढ़ा, उस आपातकाल से अपने जीवन में हम रूबरू होंगे। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार, वो इस अघोषित आपातकाल के माध्यम से आपातकाल की याद दिलाने का काम कर रही है। आज देश का शायद ही ऐसा कोना है जहां पर देश का एक व्यक्ति जो खुद को हिटलर की कदमों पे चलते हुए, खुद का महिमा मंडन करते हुए अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव के दौरान जनता के बीच जाते थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं, वो नारा बदल गया है। वो नारा अब ये हो गया है, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार विज्ञापन वाली सरकार। जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो मुस्कुराते हुए मोदी जी आपको दिख जाते हैं। जब आप बस अड्डों पे जाते हैं तो वहां पे मुस्कुराते हुए मोदी दिख जाते हैं। जब आप तहसील में जाते हैं तो वहां पे मुस्कुराते हुए मोदी दिख जाते हैं। जब आप सड़कों पे चलते हैं तो जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं उस पे मुस्कुराते हुए मोदी दिख जाते हैं। यानी अपना प्रचार, सुबह उठो, फोन खोलो तो उस पे मोदी जी, समाचार पत्र खोलो, पेपर खोलो तो उस पे मोदी जी, टीवी ऑन करो तो उस पे मोदी जी। यानी आपकी गाड़ी कमाई के पैसे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने का काम किया। जब देश के युवा कहते हैं हमको रोजगार दे दीजिए, बेरोजगारी बहुत फैली है, तो रोजगार तो नहीं मिलता, उनको लाठी जरूर मिलती। जब देश की महिलाएं कहती हमको सम्मान दे दीजिए, तो उनको सम्मान तो नहीं मिलता, उनके साथ बेअदबी होती है, उनके नेता उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब देश का किसान कहता है कि हमारी फसलों का उचित दाम दे दीजिए, तो उन किसानों पर काला कानून बना करके किसानों का शोषण करने का काम देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार करती है। इतना ही नहीं,
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जो आपकी आवाज को उठाने का जिम्मा जिनके पास है, यानी जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, जब आपकी आवाज को बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे सख्त से सस्पेंड करके आपकी आवाज को बाहर करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यानी पत्रकार की कलम पे पहरा है, महिलाओं की आवाज पे पहरा है, युवाओं की आवाज पे पहरा है। जितने भी हमारे आंदोलन करने वाले नेता हैं उनकी भी आवाज पे पहरा है। इस देश में अघोषित आपातकाल के माध्यम से सभी बातों पे पहरा लगा दिया गया है। लेकिन अगर कोई अध्यापक आवाज बुलंद करेगा तो उसकी नौकरी ले ली जाएगी। अरे क्या गुनाह कर दिया था लक्ष्मण यादव जी ने? उन्होंने यही बताया था कि देश में अंबेडकर जी के बताए संविधान पे हमको चलना है, इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ना है और इन पूंजीपतियों को सत्ता से बेदखल करके अंबेडकर जी के सपने के भारत को बनाना। उन्होंने बस यही बात की थी, उनकी नौकरी लेनी सरकार ने। एक यूट्यूबर थे करण सांगवान, उन्होंने कहा था पढ़े लिखे लोगों को वोट करना। उन्होंने ये अपराध कर दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करने की अपील की, उनकी नौकरी चली गई। जब कोई पत्रकार सच को सच कहता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। जब कोई अध्यापक सच को सच कहता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन देश में शाम 6 से लेकर रात 9-10 बजे थे जो मुर्गा लड़ाने वाली जो राजनीति शुरू हुई है, जो गोदी मीडिया की जो डिबेट शुरू हुई है, वो हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। इससे भी आपको चेतना पड़ेगा। देश में आम आदमी पार्टी जिस तेजी से विस्तार कर रही है वो किसी से छुपा नहीं। मात्र 10 साल की पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली। गुजरात में 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा हमारे निगम के पार्षद और पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए। साथ ही मध्य प्रदेश में हमारे एक चुने हुए प्रतिनिधि मेयर। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घबरा गई और इस घबराहट में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, जिन्होंने विश्व का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल बनाने का काम किया। सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, जिन्होंने विश्व को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसमें 100 से ज्यादा जांचें मुफ्त होती है। और सांसद संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, जिन्होंने मजलूमों की, गरीबों की आवाज को संसद में उठाने का काम किया। मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया कि देश का अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा था, महिलाओं को निवस करके नंगा घुमाया जा रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से चू तक नहीं निकले। इस पर जवाब दीजिए। तो इसका उनको यह फल मिला कि उनको सस्पेंड कर दिया। किसानों पे वो सवाल करा उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को डरा नहीं पाई, धमका नहीं पाई, तो उन्होंने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम आंदोलन से निकले हैं, संघर्ष ही हमारी जन का कारण है, तो किसी जेल से, किसी मुकदमे से हम डरने वाले नहीं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ईडी के माध्यम से सांसद संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, तो सांसद जी ने जेल से ही संदेश भेजा सभी देशवासियों को कि ईडी और सीबीआई की गीदड़ भक्ति का दिखाना बंद कर दीजिए मोदी जी। हम आपकी ईडी और सीबीआई जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये देश के सबसे बड़े तानाशाह को संदेश देने का काम किया है।
देश के सबसे मुखर आवाज संसद की सांसद संजय सिंह जी ने, और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो कारवां सांसद संजय सिंह जी ने छोड़ा है उस कारवे को आगे ले जाना है, जन जन तक उस संघर्ष को पहुंचाना है। तभी सांसद संजय सिंह जी के संघर्ष को हम जनता तक पहुंचा करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो आवाज दब जाएगी, लेकिन वो भूल गए हैं कि देश में पहले भी आपातकाल लगा। आपने अभी अघोषित आपातकाल लगाया है। इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ देश की 125 करोड़ जनता एकत्र होगी और 2024 के चुनाव में सत्ता से बेदखल करके जनता के शासन को लागू करेगी, आम आदमी की आवाज को बुलंद करेगी और इंडिया अलायंस को जिता करके सत्ता से बेदखल करेगी। देश की सबसे सुरक्षित इमारत कही जाने वाली संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से घुसपैठ हो जाती है। उस पर देश के तमाम विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने सवाल पूछा कि देश के गृह मंत्री जी बताइए, अमित शाह जी बताइए, आपने तो कहा था कि देश की सबसे सुरक्षित इमारत है नई संसद, ऐसी क्या वजह हुई कि आपके सांसद द्वारा घुसपैठ हो गई उस नई संसद में? तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, जिस सांसद को सदन से बर्खास्त करना था उस सांसद को सदन से बर्खास्त करने की जगह देश की नई संसद पे सवाल पूछने वाले, सुरक्षा पे सवाल पूछने वाले 146 सांसदों को बर्खास्त करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तानाशाही को जनता के बीच रख दिया है कि देश के सभी संसाधनों पे हम कब्जा कर लेंगे, जुडिशरी पे कब्जा कर लेंगे, पत्रकारिता पे कब्जा कर लेंगे, शैक्षिक संस्थानों पे कब्जा कर लेंगे, देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को जेल में डाल करके उनकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन सच को उजागर नहीं करेंगे। इस दौर में जब सच को बोलना गुनाह हो गया है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनको डराया जा रहा है, तो देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, उन विपक्ष के नेताओं को मजबूत कीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, जिससे आपकी लड़ाई लड़े, आपके रोजगार की लड़ाई लड़े, आपके लिए महंगाई के लिए लड़े, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़े। क्योंकि इस देश ने देखा कि देश के लिए अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से देश का झंडा ऊंचा करने वाले महिला पदक वीरों ने रोते हुए संन्यास लिया कुश्ती से। क्योंकि जिस तरीके से एक विशेष राजनीतिक दल का दबदबा जो संघ है ओलंपिक में, जो हमारा ओलंपिक में कुश्ती संघ है, उसकी भागीदारी के लिए जो नेता हैं अपने लोगों को, अपने आदमियों के माध्यम से शोषण करने का काम करते हैं खिलाड़ियों का, उसकी आवाज उन्होंने उठाई। इसका फल यह हुआ कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, सड़कों पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। देश का पदक वीर अपना पदक लौटाने को मजबूर है। इस दौर में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं, महिलाओं, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पे हमको लड़ना है और देश में तानाशाह को सत्ता से बेदखल करना है। तभी देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम लागू कर पाएंगे। अंत में मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए पंक्ति में समर्पित करूंगा। याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे, याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे। जब वो दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। तानाशाही में आकर के
देश के प्रधानमंत्री जी को यह भूलना नहीं चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए काम करें, अपने मित्रों के लिए ना काम करें। अगर वो मित्रों के लिए काम करेंगे तो देश की जनता उनको सत्ता से बेदखल करके जनता के लिए काम करने वाली सरकारों को चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय।